हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 में इतिहास विषय में छठा पाठ है। दूसरी यूनिट है 3 वर्ग। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूह में इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक ढांचे को केंद्र और बिंदु भूमि नियंत्रण था। इसकी विशेषता जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म में 4वीं सदी के रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था। रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिका धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है: ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। इन 3 वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। पिछले 100 वर्षों में यूरोपियन इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों को यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास का विस्तृत कार्य किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भू स्वामित्व के विवरणों और मूल्य और कानूनी मुकदमों जैसी बहुत सारी सामग्री दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए चर्चों में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेखों की मदद से ही परिवारों और जनसंख्या की संरचना को समझा जा सकता है। चर्चों से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारिक संस्थाओं के बारे में जो सूचना दी गई और गीत व कहानियों द्वारा हमें त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ है, इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन परिवर्तनों को समझने में किया जाता है। सामंत पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। मार्क ब्लॉक जो कि 1886 से 1944 ईस्वी तक रहे, फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग में से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों के जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व के द्वारा भी इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके। ब्लॉक का सामंत यूरोपीय विशेष 900 से 1300 के मध्य में फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संदर्भ और श्रेणियों की भूमि और उस काल की जन संस्कृति का असाधारण विवरण देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण उनके द्वारा किए गए शोध व अध्यापन कार्य पर अचानक ही विराम लगा दिया गया। मध्यकालीन युग शब्द 5वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। सामंतवाद का परिचय। इस समय सामंतवाद इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधि व राजनीतिक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जर्मन मूल का एक शब्द है। इसमें एक मैप दिया गया है। ये उत्तरी सागर, इंग्लैंड, जर्मन राज्य, ऑस्ट्रिया और वियना, एड्रियाटिक सागर, कॉर्सिया, सार्डिनिया, सेंट डेनिस, पेरिस, बरामोडी। इस तरीके से ये एक मैप दिया गया है। जो क्षेत्र थे जहाँ पर सामंतों का ज़्यादा जोर था, वो इसमें दिखाया गया है। इन क्षेत्रों में सामंत लोगों का ज़्यादा अधिकार था। फ्रांस और इंग्लैंड। गॉल, जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, में 2 विस्तृत तट रेखीय पर्वत श्रेणियाँ, लंबी नदियाँ, वन और कृषि
करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस तथा बना दिया। 6ठी शताब्दी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमन के समर्थन में प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दिए जाने पर और उसके मजबूत बनाने पर एक संकरी जलमार्ग के पास स्थित इस इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइजेंटाइन के सम्राट के साथ समान संबंध थे। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास, जिसके द्वारा क्लोविसिक फ्रेंच लोगों का राजा बना। क्लोविसिक और फ्रेंच ने उत्तरी गॉल विजय पर अभियान प्रारंभ किया। 496 में क्लोविसिक और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। 714 चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों को शासक को अपदस्थ करके शासक बना। उसने अपना एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य आकर दुगना कर दिया। 768 में पोपिन का स्थान उनके पुत्र शार्लमेन चार्ल्स महान द्वारा लिया गया। 800 ईस्वी में पोप लियो थर्ड ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज बनाया गया। 840 से नॉर्वे के वाइकिंग लोगों के हमले होने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य चल रहा था। 3 वर्ग इसमें आगे हैं। 3 वर्ग फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। एक बिशप ने कहा, यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बनता है। ऑबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है, जिसका अर्थ पिता है। एबी एबेट से संचालित था। 12वीं शताब्दी में बिगेन ओबेस हिल्डगार्ड ने लिखा है कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों ने भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे कि वे एक दूसरे को तबाह न करें। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनसे कोई समानता नहीं करता। आगे दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, पर वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया से अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि और उनके नियंत्रण के कारण था। यह वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिसे वेल्सेज कहते हैं, और यह एक प्रथा जर्मन मूल के लोगों में है, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे। ये समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग तथा राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपनी स्वामी यानी सजेस्टिस वर्ड शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनेटर मान लिया जाता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। सीनियोर, लॉर्ड, लॉर्ड ऐसे शब्द निकलते थे जिनका अर्थ था रोटी देने वाला। दास वेसल की रक्षा करता था और उसके बदले में वह उसे कठिन और प्रतिनिष्ठावान करता था। इस संबंध में व्यापक रीति रिवाजों और शब्दों का विनिमय शामिल था।
जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर की जाती थी। समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र था, एक छड़ी या केवल छड़ी और अभिजात वर्ग के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामी अधीन होते। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, सिग्न्योर शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी का सीनियर, मान लेता था। आपस में वचनबद्ध होते थे, सीनियर, लॉर्ड, इस प्रकार के शब्द आते थे। और रीति रिवाजों शब्दों में विनय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबिल की शपथ लेकर बाज जाता था। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा लिखित अधिकार पत्र दिया जाता था, एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था। अभिजात वर्ग की इस विशेष हैसियत से उनका अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना कहलाती थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचारित कर सकते थे। वे अपनी मुद्रा और भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिनके उनके घर और उनके निजी खेत जोतते थे और चरगाह उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मेयर कहलाता था। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। और इसके साथ उनके खेतों पर और पैदल सैनिकों के रूप में भी उनको कार्य करना पड़ता था, बेगारी करनी पड़ती थी कुल मिलाकर के। और इसमें 13वीं सदी के कुछ दुर्गों को बनाया गया और नाइट के परिवार का विकास किया गया। नाइट 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता होती थी। इनमें से एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जाता था, जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के संबंध लॉर्ड के नाइट की भूमिका का एक भाग दिया जाता था। उसकी रक्षा करने का वचन दिया जाता था। फीट को उत्तराधिकारी पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली होती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचचक्की और मदिरा स्पिंडन के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, खर्च और चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की आवश्यकता शामिल थी। सामंती मेनर को तरह फीक की भूमि को कृषक जोतते थे और बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योजनाओं के आधार पर इस प्रकार के नोट बनाए जाते थे। नाइट प्रतिदिन अपना समय बाढ़ बनाने, घेराबंदी करने, पुतलों के रण कौशल और अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं यहाँ तक लॉर्डों को भी दे सकता था और उनकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए होती थी। 12वीं सदी के गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते थे, घूमते थे, जो कि अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पंडितियाँ भी अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चरण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेयर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक शंकरा छज्जा होता था, जहाँ मेयर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे और यह एक गायक दीर्घा होती जो कि संगीतज्ञों और अभिजात वर्ग के लोगों को भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। अब आते हैं प्रथम वर्ग यानी पादरी वर्ग के लिए।
कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा दी गई भूमियाँ जिनमें से एक चरगाह था, इसलिए ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर थी नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा दिया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश को सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते थे। इस प्रकार जो कार्य होता था प्रथम वर्ग का, वो प्रथम वर्ग इस प्रकार से अपना कार्य कराते थे इन नाइट्स के द्वारा। तीसरा वर्ग जो होता था वो किसान और बंधक, दो प्रकार के लोग होते थे जिनसे काम लिया जाता था। ये पादरी वर्ग प्रथम वर्ग काम लेते थे इनसे। तो अब हम लोगों के इस तीसरे वर्ग किसान और स्वतंत्र बंधक जो थे विशाल समूह की चर्चा करेंगे, जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। ये काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सिर्फ जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता था। सिर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिकों का सेवा योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरें पर जाकर काम करना पड़ता था। सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य श्रम कार्य करने पड़ते थे, जैसे गड्ढा खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीदें की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों का अन्य कार्य भी होता था। वे सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते, लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर टैली था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे और पादरी और अभिजात वर्ग इस कर को मुक्त रखा जाता था। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे लॉर्ड उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इनके अतिरिक्त उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं दे सकते थे। लॉर्ड कई तरह के अधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कुछ कृषिदासों को हानि हो सकती थी। सब केवल अपने लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा स्पिंडल में ही आसान मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना था या नहीं। फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद देकर उसका विवाह करवाता था, परंतु इसके लिए शुल्क भी लेता था। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक अंग्रेज कृषक 16वीं शताब्दी में खेत पर काम कर रहा है और इस प्रकार से यहाँ काम होता था। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक जिनके द्वारा समाज प्रभावित हुआ। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों के सामाजिक व्यवस्था के स्थिर अपरिवर्तनीय पाया गया, परंतु यहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण परिवर्तन, धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तनों जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के अतिरिक्त सांप्रदायिक आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों में से ये थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच भी करते थे। पर्यावरण 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक यूरोप का अधिकांश भाग
विस्तृत वनों में घिरा हुआ था। अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इनके साथ अपनी परिस्थितियों को असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में ठंड का दौर था, उनमें सर्दियाँ प्रचंड थी और लंबी अवधि की थी। फसलों की उपज काल छोटा और इसके कारण कृषि पैदावार कम होती थी। 11वीं शताब्दी में यूरोप में एक गर्माहट का दौर तब शुरू हुआ जब औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि की पर अच्छा प्रभाव पड़ा और कृषकों को भूमि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इसमें यूरोप के अनेक भाग शामिल होते थे। वन क्षेत्रों की उल्लेखनीय कमी हुई, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से भूमि का उपयोग भी यहाँ पर हुआ। प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषक को मिलने वाली यंत्र की मदद केवल बैलों की जोड़ी थी। इस जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का एक हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि प्राकृतिक उत्पादक को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ थी। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था और भूमि को प्राय 4 वर्ग में एक प्रकार से हाथ से खोदा जाता था। उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के प्रभावहीन तरीके उपयोग में लिए जाते थे। इसके बाद है राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक हलकों में कुछ विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ होते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति को बढ़ावा दिया। यूरोप के द्वारा उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलाव के समान महत्वपूर्ण थे। इन्हीं कारणों से इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन और इंग्लैंड में हेनरी 7वां, स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल में यूरोप के समुद्र पर विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और सामंतवादी वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों ने अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और इनके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों को सज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध और राजाओं की गोली की शक्ति का प्रदर्शन के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार सामंतों और उन मजदूरों का से कार्य लिया जाता था। इसके बाद जो अभी इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप सुन करेंगे। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के अंदर होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तन किस प्रकार से हुए, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। नाइट एक अलग वर्ग था, क्यों बने और इसका पतन किस प्रकार से हुआ। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। ये कुछ विस्तार के प्रश्न और इनको संक्षेप में भी कर सकते हैं। इन प्रश्नों का आंसर आप देंगे। पाठ पूरा करा दिया गया है और ग्रुप में इस काम को भेजेंगे।